मैंने बहुत सारी ऐसी हॉन्टेड स्टोरीज़ कवर करी हैं जो कि आप सब ने देखी भी होंगी, आप सबको वो याद भी होंगी, लेकिन बहुत ही रेयर ऐसा कोई चांस होता है जब कहीं किसी हॉरर इंसिडेंट की वजह से कोई कैजुअलिटी हुई हो या फिर कोई मिस हैपनिंग हुई हो। लेकिन आज की ये स्टोरी सच में यकीन मानिए बहुत बहुत ज़्यादा, पहली बात तो पुरानी 1855 की, और इतनी पुरानी स्टोरी जब मैं अगर उठाकर लाया हूँ तो ऑब्वियसली वो सबसे हटकर होगी, और ये वही स्टोरी है जिसका आप वेट कर रहे थे। बट एक बात, रिसेंटली मैं केबीसी का शो देख रहा था और उसके अंदर वो बच्चों वाला एपिसोड आया हुआ था और उसके अंदर मुझे एक बच्चा दिखा जो काफ़ी अजीब तरीके से, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हाइपर होके, या फिर कुछ भी कह सकते हैं हम उसको, मैं कहीं उसको जज नहीं कर रहा, मैं तो होता ही कौन हूँ जज करने वाला, बट हमें सामने देखना चाहिए कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हैं और आपके सामने कौन बैठा है, आपसे एज में वो कितने बड़े हैं। बेशक मैं मानता हूँ कि बच्चे बहुत ही नटखट होते हैं, बहुत ही चंचल होते हैं, उनका स्वभाव बहुत चंचल होता है, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट का लेवल होना चाहिए कि आप सामने किससे बात कर रहे हैं और वो आपसे उम्र में कितने ज़्यादा बड़े हैं। हो ना हो, अगर आप इंस्टा चलाते हो तो आपने वो रील जरूर देखी होगी, और जब मैंने भी वो देखी तो सच में मुझे भी बहुत अजीब सा लगा। और यहाँ सबसे ज़्यादा मैटर करती है बच्चे की पेरेंटिंग, कि आखिर उसके माता पिता ने उसको क्या सिखाया है। शायद हो सकता है कि यहाँ मैं गलत भी हूँ, हो सकता है ये सब कुछ स्क्रिप्टेड हो, बट जो रिप्रेजेंट किया गया वो कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब तो था, थोड़ा ऑकवर्ड था। मतलब कि वहाँ सामने बैठे हुए बिग बी सर उसको सवाल डाल रहे हैं और वो बिना ऑप्शंस के बोले जा रहा है कि मुझे ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऑप्शंस बाद में बताना एंड ऑल। एक लेवल पर आकर वो गलत भी हो गया, चौथे पांचवें सवाल के अंदर ही मेरे ख्याल से वो गलत भी हो गया वहाँ पर, और उसको कुछ भी नहीं मिला, वो जीतकर भी कुछ नहीं गया वहाँ से। सो ये ओवर एक्साइटमेंट आजकल के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा है। माँ बाप ये सोचते हैं कि अगर हम बच्चों को बहुत ज़्यादा खुला छोड़ेंगे तो वो अपनी हुनरता को बहुत ज़्यादा निखार कर लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आजकल के बच्चे स्पेशली हम नोटिस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नाजुक बन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा छुई मुई से हो रहे हैं। मतलब कि उनको वो रफ एंड टफ एनवायरनमेंट जो हमारा या आपका था, अगर ये वीडियो कोई भी 20 या 22 साल से ऊपर का व्यक्ति कोई भी देख रहा हो तो उसको पता होगा कि हमारा टाइम कैसा था। अगर मैं मेरी स्पेशली बात करूं तो स्कूल में अगर कभी मार पड़ती थी तो ये मतलब नहीं होता कि माँ बाप उठकर स्कूल में जाकर टीचर को बोलने लग जाए कि आपने कैसे मारा। नहीं, जाते थे माँ बाप बोलने के लिए टीचर्स को, लेकिन वो यही कहते थे कि आपने कम मारा, इसको और सुधारना चाहिए था, अच्छे से जी लगाकर तोड़ो। ये होती थी उस टाइम की पेरेंटिंग। लेकिन आज के टाइम पे किसी को बच्चे को हाथ लगा दिया तो वो रोता रोता घर जाएगा, उसके माँ बाप चिल्लाते हुए गालियाँ देते हुए टीचर के पास आएंगे, स्कूल के अंदर हंगामा होगा एंड ऑल। थोड़ा सा डिफरेंस आया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे जरूर बताएं मुझे। बट उससे पहले आप जिस स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं उस स्क्रीन के बिल्कुल साइड में, बिल्कुल बराबर में आपके एक और चीज़ बैठी हुई है, और वो है लाइक बटन। वो आपको घूर रहा है, वो आपको बहुत देर से देख रहा है, और अगर आपने वीडियो देखते हुए उस लाइक बटन को नहीं मारा तो यकीन मानिए वो एंड में जाते जाते आपको श्राप देकर जाएगा 20,000 बार कम से कम ज़िंदगी में एक बार। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दे, कमेंट्स में पिक में लिखते हैं लेट्स डाइव इन। इस बेहद हॉरर इंसिडेंट को समझने के लिए हमें इंग्लैंड के शेफील्ड में जाना पड़ेगा, और दिन था 14 फरवरी 1855 का, और सुबह के तकरीबन 11 बजे के आसपास हैना नाम की 48 साल की महिला अपने पूरे ग्रुप के साथ वहीं के एक रोड से होते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। उनके साथ और भी लोग थे, बट जब ये ग्रुप चल रहा था तो इनमें से किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपस में एक दूसरे से उस चीज़ के बारे में बात कर लें कि जहाँ पर वो जा रहे हैं ये असल में एक बिल्डिंग के अंदर जाने वाले थे, अभी थोड़ी और दूर आगे जाकर। लेकिन इन लोगों ने रास्ते में चलते हुए बिल्कुल भी कुछ डिस्कस नहीं किया, प्रॉपरली साइलेंट ये आगे की तरफ चलते जा रहे थे। इसके अलावा इस ग्रुप के पीछे एक और लोगों का बड़ा सारा ग्रुप था जो कि इस पहले वाले ग्रुप को फॉलो कर रहा था, हैना वाले ग्रुप को। बट इस पीछे वाले ग्रुप का कोई भी इंटेंशन नहीं था कि जिस बिल्डिंग के अंदर ये पहले वाला, सामने वाला ग्रुप जिसके पीछे पीछे वो चल रहे हैं, ये पहले वाला ग्रुप जिस बिल्डिंग के अंदर जा रहा है, पीछे वाले ग्रुप का कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो उस बिल्डिंग के अंदर जाएं। वो बस बाहर खड़े होकर देखने वाले थे कि आखिर ये आगे जो चल रहे हैं लोग ये करते क्या हैं। बेशक हैना और उसके पूरे ग्रुप को पता था कि ये लोग पीछे आ रहे, इनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ कर भी नहीं सकते। असल में जो काम करने जा रहे थे ये इनके अकेले का काम था।
इनको किसी की कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, बट फिर भी आसपास के लोगों ने सुन लिया था और इसी वजह से ये लोग पीछे इतने सारे इनको फॉलो करते हुए इनके साथ साथ चल रहे थे। बट हैना और उसके साथ मौजूद लोग वो मना भी नहीं कर सकते, अब किसी को क्या ही बोल सकते हैं कि हमें हमारा पीछा ना करो, सरकारी रोड है, पीछे पीछे चल रहे हैं उसके, वो कुछ उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे। ये सभी लोग मिलकर अब एक बिल्डिंग की तरफ जाने वाले थे। असल में 1850 के दशक में इंग्लैंड का ये शेफील्ड शहर पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मेटल की फैक्ट्रीज लगाई गई थी, बड़े बड़े प्लांट लगाए गए थे, इंडस्ट्रीज लगाई गई थी। और इन इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए पूरे इंग्लैंड से लोग लेबर बनकर वहां जा रहे थे, क्योंकि किसी के पास उस टाइम पर कोई काम धंधा नहीं था करने को, कोई भी जरिया नहीं था पैसा कमाने का। सो बहुत सारे लोग माइग्रेट हो होकर इस शेफील्ड इंग्लैंड के अंदर आ रहे थे ताकि वो इन फैक्ट्रीज के अंदर काम कर सके, इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर सके। बट इन सबको रहने के लिए जगह भी चाहिए थी, इसलिए मजबूरन सभी इंडस्ट्रीज वालों ने ही अपने अपने खर्चे के ऊपर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनवा दिए, मतलब कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवा दी। उनके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे अपार्टमेंट्स मौजूद थे, वही सस्ते सस्ते अपार्टमेंट, बस उनके अंदर बेसिक नीड पूरी की गई थी, इसके अलावा उसमें और कुछ भी खास नहीं था। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ एक अपार्टमेंट हैना और उसके पति ने भी यहीं पर ले रखा था। ये दोनों भी एक फैक्ट्री के अंदर लेबर का काम कर रहे थे, जिसका मतलब साफ ये था कि हैना और उसके परिवार की जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं। वही सुबह से लेकर शाम तक इनको मेटल फैक्ट्रीज के अंदर काम करना पड़ता, अपना शरीर पूरा इनको रफ करना पड़ता उस चीज़ के लिए, और शाम को आकर वही थके हारे शरीर से उस अपार्टमेंट के अंदर आकर खाना बनाकर वही सो जाओ। बहुत ही चैलेंजिंग ज़िंदगी थी इनकी। लेकिन अब ये चैलेंज और ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि हाल ही में एक एक्सीडेंट के अंदर, एक कोल माइनिंग एक्सीडेंट के अंदर हैना का सबसे बड़ा बेटा, उसकी जान जा चुकी थी। और इस बात से पूरा परिवार लिटरली टूट चुका था। सभी ने उम्मीद छोड़ दी जीने की, क्योंकि अच्छा खासा पैसा हैना का बड़ा बेटा कमा रहा था। अब उसके जाने के बाद इनके परिवार के ऊपर तो मानो पहाड़ सा टूट पड़ा था मुसीबतों का। अपने बेटे की मौत से हैना इतनी ज़्यादा दुखी हुई कि उसने बाहर के आस पड़ोसी लोगों से मिलना बंद कर दिया। लिटरली सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसने अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान लगाया। फैक्ट्री के अंदर जाकर भी उसने किसी और से बात करना बंद कर दिया। सिर्फ वो जाती, सुबह उठकर अपना तैयार होकर नाश्ता वाश्ता लेकर अपने साथ फैक्ट्री के अंदर जाती, वहाँ अपना पूरा दिन कमर तोड़ देने वाली लेबर करती, और शाम होते ही वापस बिना किसी को कुछ बोले बिल्कुल साइलेंटली वो वापस अपने घर आती, अपना खाना बनाती और वापस अपने कमरे के अंदर जाकर पैक हो जाती। हैना असल में अंदर से इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी अपने बेटे के दुख में कि उसको अंदर से लग रहा था कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है और वो उसे बात कर सकती है। और बस इसीलिए हैना पूरी पूरी रात अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर बेड के ऊपर जाकर बैठकर कमरे की छत को देखती रहती, बस सोचती रहती कि आखिर वो अपने बेटे से किस तरीके से बात कर सकती है। और बिल्कुल यही सेम काम हैना के पति भी उसके साथ कर रहे थे। वो भी सुबह सुबह एक अलग मेटल फैक्ट्री के अंदर जाते, जी तोड़ अपनी मेहनत करके, अपनी दिहाड़ी करके शाम होते होते घर वापस आ जाते, और वो एक अलग कमरे के अंदर जाकर बस सोचते रहते कि आखिर वो किस तरीके से अपने बेटे से बात कर सकते हैं। दोनों ये माता पिता इतने ज़्यादा दुखी थे। लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ हफ्ते बीते, महीने बीते, हैना तो बिल्कुल वैसी ही थी। लेकिन हैना के पति यानी कि उस बेटे के पिता वो अब नॉर्मल हो चुके थे। उनको समझ आ चुका था कि ऐसा करने से ज़िंदगी नहीं चलती, उनको अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर वापस आना पड़ेगा। सो हैना के पति ने वापस अपने दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया, मेटल फैक्ट्री के अंदर हंस बोल कर सबसे बात करनी शुरू कर दी। लेकिन हैना वो बिल्कुल वैसी की वैसी थी अभी भी। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। सो हैना के पति ने उसको समझाया कि देखो ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती, मैं भी अब नॉर्मल हो चुका हूँ, इतना लंबा टाइम बीत चुका है, हमने बहुत कोशिश करके देख ली, अभी भी हमारे बेटे से हमारी बात नहीं हो पाई, वो अब हमें छोड़कर जा चुका है, हमें उसे भूलना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। सो तुम भी अपने नए दोस्त बनाओ, एक काम क्या करो, तुम पास ही में जो चर्च है ना, फैक्ट्री से आने के बाद उस चर्च के अंदर जाया करो, वहाँ जाकर तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। प्रे किया करो भगवान से कि तुम्हारा बेटा जहाँ भी हो वो बहुत अच्छी हालत में हो, उसको कोई भी दुख ना हो। बस ये सारी बातें वहाँ पर जाकर किया करो, प्रे किया करो। और इसके अलावा अगर तुम चर्च जाओगी तो वहाँ तुमको और भी नए नए लोग मिलेंगे, तुम्हारे दोस्त बनेंगे, तुम्हारा अच्छा टाइम पास हो जाएगा। और ये जो तुम्हारे अंदर इतना बड़ा दुख है, इतना गहरा दुख है, ये दुख भी बहुत कम हो जाएगा अगर तुम किसी के साथ दोस्ती करोगी तो। सो हैना ने भी अपने पति की बात मानी। वो डेली शाम को चर्च जाना उसने स्टार्ट कर दिया। वहाँ जाकर उसको नए लोग भी मिले, नए लोगों से दोस्ती हुई, सभी लोग मिलकर प्रे करते, अपनी अपनी प्रेयर्स करते, और बाद में जब वो चर्च की प्रेयर्स ख़त्म हो जाती तो बाहर आकर बैठते, एक दूसरे से प्रॉब्लम्स डिस्कस करते। हैना ने भी अपनी प्रॉब्लम बताई। बेशक हैना की प्रॉब्लम सभी को समझ आ चुकी थी, लेकिन ये जो नए लोग मिले थे अब इस चर्च के अंदर, हैना को, इन लोगों ने हैना को एक ऐसी सिचुएशन के अंदर डाल दिया, एक ऐसी प्रॉब्लम के अंदर डाल दिया
जो किसी ने सोची नहीं थी। हैना ने तो लिटरली कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। 14 फरवरी 1855 की सुबह सुबह 11:30 बजे के आसपास जब ये लोग ग्रुप बनाकर हैना और अपने दोस्तों के साथ, ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि यही चर्च वाले फ्रेंड्स ही थे। इसके अंदर हैरियट नाम की एक महिला जो कि हैना की बहुत अच्छी दोस्त, इसके अलावा हैना के हस्बैंड खुद, इसके अलावा फवाल फैमिली जिसके अंदर मिस्टर एंड मिसिस फवाल और उसके साथ मिसिस फवाल की सिस्टर, मतलब कि पूरा ग्रुप बनाकर अब उस रोड के ऊपर चलते हुए आगे की तरफ जा रहे थे, जिसके पीछे एक बड़ा सारा ग्रुप लोगों का इनको फॉलो कर रहा था। और ये पूरा ग्रुप मिलकर हैरियट और फवाल फैमिली जहां पर रहा करती थी, कैंपो लेन नाम का वो इलाका, उसी अपार्टमेंट वाली वो जो लाइन थी जहां पर बहुत सारे वो अपार्टमेंट्स बनाए गए थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई थी, उसी जगह पर एक कैंपो लेन नाम की लाइन थी जहां पर बहुत सारे अपार्टमेंट्स बनाए गए थे और इनमें से ही एक बिल्डिंग थी और इसी बिल्डिंग के अंदर अभी सभी लोग जाने वाले थे। असल में हैरियट और फवेल जिस बिल्डिंग के अंदर रहा करते थे उसकी बेसमेंट यही पूरी स्टोरी का मेन मुद्दा है। और इस बेसमेंट के लिए बहुत लंबे टाइम से ये अफवाह उड़ती जा रही थी, पूरे इलाके के अंदर ये अफवाह उड़ रही थी कि कोई भी अगर इस बेसमेंट के अंदर जाता है तो उसके अंदर से वो वापस ही नहीं आता, और अगर वापस आता है तो वो एक अलग रूप के अंदर वापस आता है। और जब ये बात हैरियट ने और फवेल फैमिली ने मिलकर हैना को बताई और उसके हस्बैंड को पता चली तो उन लोगों ने मजाक में लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम भी तो यही इन्हीं अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं, हमारे घर के नीचे भी बेसमेंट है, लेकिन ऐसा कुछ हमने कभी नोटिस नहीं किया। बट हैरियट ने कहा कि नहीं, हमारी बिल्डिंग के बारे में तुम किसी से भी जाकर पूछ लेना, वो हमारी बेसमेंट की एक अलग स्टोरी बताएंगे। 14 फरवरी 1855 के दिन सुबह सुबह 8:30 बजे के आसपास हैना और उसके पति इस चर्च के अंदर गए थे और जाकर वो हैरियट के साथ फवेल फैमिली से मिले और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। और हैना ने वही टॉपिक दोबारा छेड़ दिया इस हैरियट के सामने कि तुम्हारी बिल्डिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम माना करो। बट हैरियट के साथ फवेल फैमिली और सभी लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया पूरे 2 घंटे डिस्कशन करने के बाद कि हम फाइनली इस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, इस बेसमेंट के अंदर भी जाएंगे। सो एट द एंड हैना और उसके पति का बस यही मकसद था कि आखिर हैरियट और फवेल फैमिली की बिल्डिंग वाली जो बेसमेंट है वो आखिर क्या भसड़ है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस बेसमेंट के अंदर आखिर है क्या। क्योंकि हैरियट और फवेल फैमिली ने मिलकर अब ये डिसाइड किया हुआ था कि वो जल्दी ही इस बेसमेंट को परमानेंट सील करवा देंगे, यहाँ कंक्रीट डलवा कर इसको बंद कर देंगे, इसके अंदर कोई भी जा नहीं सकेगा वगैरह वगैरह। बट इसको सील करवाने से पहले एक बार हैना और उसके पति इस बेसमेंट को देखना चाहते थे अंदर से। बट जिस टाइम पर ये सभी लोग मिलकर अपना इस बेसमेंट वाला प्लान बना रहे थे उस टाइम पर चर्च के अंदर और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि इन सभी लोगों की बातों को सुन रहे थे। और जैसे इन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बेसमेंट के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या बीमारी है, ये बात चर्च में मौजूद हर व्यक्ति ने सुनी और सभी ने मिलकर प्लान बना लिया कि आखिर बस इसी को देखना है, इसी ग्रुप को देखना है कि वो इस बेसमेंट के अंदर जाकर आखिर करते क्या है। जैसे ही हैना और उसके पति के साथ मिस्टर फवेल, मिसिस फवेल की सिस्टर और साथ में हैरियट, ये पूरा ग्रुप बनाकर निकलने लगा, पीछे मौजूद चर्च में सभी लोग इन्होंने भी इनका पीछा करना शुरू कर दिया। और वहां कैंपो लेन पर पहुंचकर हैरियट और फवेल फैमिली के बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले तो बिल्डिंग के बाहर जो मेन डोर था उसको बंद किया, क्योंकि किसी की भी बाहरी डिस्टर्बेंस इन लोगों को नहीं चाहिए थी। बेशक बाहर अब लोगों की बहुत तगड़ी भीड़ लग चुकी थी, सभी अब देखना चाह रहे थे उठ कर कि आखिर ये लोग करते क्या हैं, बेसमेंट के अंदर वो जाते हैं या नहीं। बट अंदर उस बिल्डिंग के अंदर खड़े मिस्टर फवेल, मिसिस फवेल की सिस्टर हैरियट और हैना और उसके पति, ये सभी लोग अब इस बेसमेंट के दरवाजे पर खड़े होकर, मतलब कि ये सीढ़ियाँ थी जो कि नीचे की तरफ जा रही थी, उसके आगे एक गेट भी लगा हुआ था। उस दरवाजे को खोलकर बस इस बेसमेंट के आगे खड़े होकर सोच रहे थे कि करते क्या है। अब ऑब्वियसली बाहर बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि ये लोग अंदर जाएंगे, लेकिन इस बेसमेंट के सामने खड़े होकर एक मोमेंट के लिए हैना और उसके पति को भी थोड़ा अजीब तो लगा, उनको भी समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। और तभी बाहर खड़े सड़क पर लोग, उनकी बहुत तेज तेज आवाजें आने लगी। हैना भागकर साइड वाली खिड़की के ऊपर गई, उसने वहां से पर्दे हटाए, बाहर की तरफ देखा कि आखिर क्या बीमारी है, इतनी तेज तेज आवाज क्यों आ रही है। तो उसने नोटिस किया कि बाहर तो जितने लोग वो अपने साथ लेकर आई थी, मतलब वो जो ग्रुप उनके साथ चल रहा था, उससे भी कई गुना ज़्यादा लोग अब यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। इनफैक्ट इनके जो बाहर मेन डोर पर एक साइड में छोटी सी खिड़की बनाई गई थी, उस खिड़की के पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं। सभी बस बेस्ट लुक देखना चाहते हैं कि सभी लोग बेसमेंट के अंदर जाकर आखिर करते क्या हैं। हैना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि इतनी भीड़ बाहर लग चुकी है, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बट गुस्से में उसने बस अपना वो पर्दे वापस डाला, अपने ग्रुप के पास वापस आकर उसी बेसमेंट के सामने खड़ी हो चुकी थी। और अब टाइम था कि आखिर इस बेसमेंट के अंदर कौन जाएगा। तभी मिस्टर फवेल ने कहा कि देखो, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि कुछ घंटों बाद
यहाँ बहुत घना अंधेरा हो जाएगा। और उस टाइम पर लाइट वाइट्स नहीं थी, उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी कि बटन दबाया और रोशनी हो जाएगी, इसलिए उनको जो भी कुछ करना था इसी दिन के उजाले में करना था। सो मिस्टर फवेल ने कहा कि हमें जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी हमें नीचे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या बीमारी है। बट नीचे जाएगा कौन? तब मिस्टर फवेल ने हैना के हस्बैंड की तरफ घूम कर देखा और उसको इशारा किया कि क्यों ना हम दोनों चलें अब और जाकर देखें नीचे क्या बीमारी है। लेडीज को यहीं ऊपर ही रहने दे, हम दोनों नीचे जाकर देखते हैं क्या है। तब हैना के हस्बैंड ने भी हाँ में इशारा किया। दोनों मर्द इस बिल्डिंग के और ऊपर वाले फ्लोर पर गए। पहले वहां से उन्होंने कुछ कट्टे उठाए, कट्टे के अंदर बहुत सारा सामान था। उन दोनों कट्टों को उठाकर अपने अपनी पीठ के ऊपर लाद कर फटाफट से नीचे की तरफ आए और दोबारा से उस बेसमेंट के बाहर अपनी जो उनकी लेडीज खड़ी थी उनसे हाय हेलो करके, उनको टाटा गुड बाय करके वो फाइनली उस बेसमेंट के नीचे डिसेंड कर चुके थे। कुछ ही मिनटों बाद नीचे से आवाज़ें आनी शुरू हुई कि ये जो लोग अपने साथ सामान लेकर गए हैं, असल में दोनों आदमी अपने साथ कट्टे के अंदर बहुत सारे औजार लेकर गए थे। औजार इन द सेंस फावड़े, हथौड़े वगैरह, छेनी जो होती है वो ठोकने की, खोदने का सामान लेकर गए थे असल में। और जल्दी इन लोगों ने नीचे जाकर खुदाई करनी शुरू कर दी। असल में लोग नीचे जाकर उस बेसमेंट के फर्श को खोदना चाह रहे थे क्योंकि वहां उनको कुछ मिलने वाला था। आने वाले अगले 2 घंटों तक वो आवाज़ें आती रही, नीचे खुदाई की। मिस्टर फवेल और हैना के हस्बैंड ने मिलकर नीचे 2 घंटों तक बार बार से मिलकर अपनी बारी बारी बांध कर नीचे खुदाई करी, लेकिन हर बार फावड़े के साथ सिर्फ मिट्टी ही बाहर निकल रही थी, उनको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अब तक बाहर लोगों का हुजूम उमड़ चुका था पूरा, इतनी भीड़ लग चुकी थी। हैना दोबारा से भागकर ऊपर वाले फ्लोर पर वो जो खिड़की थी उसका पर्दा उसने दोबारा हटाया और बाहर की तरफ देखने लगी कि अब तो यहाँ अनगिनत लोग भर चुके हैं। लिटरली पूरी ये सड़क लोगों से भर चुकी है, सिर्फ इस उम्मीद में कि आखिर इस बेसमेंट से निकलता क्या है। और बहुत सारे लोग तो उस खिड़की के लिए लड़ रहे हैं जो कि इनके मेन डोर के पास बनी हुई है, ताकि वो उस खिड़की के अंदर से एक झलक पा सकें उस बेसमेंट की कि आखिर यहाँ से निकलता क्या है। बेशक हैना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी इतने सारे लोगों को बाहर खड़ा हुआ देखकर। बट उससे ज़्यादा वो नर्वस थी क्योंकि उसके खुद के हस्बैंड उस बेसमेंट के अंदर थे और वो खुदाई कर रहे थे। हैना ने नोटिस किया कि अब थोड़ी देर बाद अंधेरा होना शुरू हो जाएगा और अभी तक ये दोनों वापस नहीं आए। सो हैना ने और ज़्यादा वेट ना करते हुए खुद हैना बेसमेंट के अंदर उतरी और नीचे जाकर दोनों आदमी जो काम कर रहे थे, अभी भी वो लोग खुदाई कर रहे थे, बट दोनों के ऊपर जाकर चिल्लाई कि अभी तक तुमको कुछ भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, यहाँ से अपना सामान वापस पैक करो और ऊपर की तरफ आओ, अंधेरा होने वाला है और अंधेरे में हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। तब उन दोनों ने भी अपने औजार वहीं फेंके और जस्ट अपने कपड़े अपने कंधे के ऊपर रखकर वापस सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इस बेसमेंट से बाहर आ चुके थे। बेशक बहुत ज़्यादा उदास था ये पूरा ग्रुप, क्योंकि नीचे जाकर खुदाई करने पर इनको कुछ मिलने वाला था, लेकिन वो उनके हाथ नहीं लगा। लगी तो हाथ सिर्फ मिट्टी और बहुत सारी मिट्टी, लेकिन वो चीज़ तो नहीं मिली, मेहनत खराब गई। जिसके बाद हैना ने पूरे ग्रुप को बताया कि बाहर हद से ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है, सभी को उम्मीद है कि इस बेसमेंट से कुछ निकलेगा या फिर हमारे साथ कुछ हो जाएगा। तब दोनों आदमियों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो इनको, हम आज यहीं रुकते हैं और ऊपर जाकर आराम से खाना वाना करते हैं। तब ये पूरा ग्रुप ऊपर की तरफ हैरियट के घर के अंदर जा चुका था। वहीं लोगों ने डिनर तैयार किया और डिनर तैयार करने के बाद ये लोग टेबल के ऊपर खाने के लिए बैठ चुके थे। अब तक अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और अब उम्मीद थी पूरे ग्रुप को कि बाहर जितने भी लोग ये खड़े हैं उम्मीद में कि यहाँ कुछ मिलेगा, अंधेरा होने के बाद तो ये घर चले जाएंगे अपने वापस। लेकिन नहीं, खाना खाते खाते भी एक ग्रुप जो अंदर खाना खा रहा था ये बाहर बार बार खिड़की से झांक जाकर देख रहा था, लेकिन बाहर तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी। सो रिमेंबर, ये था 1850s का टाइम, वो भी शेफील्ड इंग्लैंड का। उस टाइम पर यहाँ जितने भी लोग आए थे यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए थे और उस टाइम पर उनके पास एंटरटेनमेंट का कोई भी साधन नहीं था, कोई भी जरिया नहीं था। उस टाइम पर मोबाइल फ़ोन नहीं थे, उस टाइम पर टीवी नहीं थे, रेडियो नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहाँ आकर उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना सीखा। 7 दिन हफ्ते के वो काम करते बहुत थोड़े पैसों के लिए, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा सा एडवेंचर मिला था। उनको उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि ऐसे ऐसे बेसमेंट के अंदर खुदाई चल रही है और वहाँ से कुछ मिलने वाला है। सो यकीन मानिए लोगों ने अपनी छुट्टी तक ले ली, फैक्ट्री के अंदर काम करने से छुट्टी तक ले ली, सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए कि आखिर यहाँ मिलता क्या है, क्योंकि सच में उनके लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट भरा था। यहाँ उनको वेट थी कि आखिर क्या मिलेगा। रात के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। अभी तक भी बाहर भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही थी और इस मोमेंट पर मिस्टर फवेल एंड मिसिस फवेल के अंदर ये बहस छिड़ पड़ी कि आखिर वो करे तो करे क्या। क्योंकि
हैना और उसके हस्बैंड भी यहाँ से निकलकर वापस अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन वो जा ही नहीं सकते, बाहर इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई है। मिस्टर फवेल बार बार अपनी जो घर की मेन डोर है उसके बराबर में जो खिड़की है उस खिड़की की टेंशन ले रहे थे कि उनकी अगर खिड़की किसी ने तोड़ दी, अगर ये भीड़ इतनी बाहर जो बढ़ चुकी है, अगर इनको गुस्सा आ गया और ये खिड़की तोड़कर अंदर घुस गए बेसमेंट को देखने के लिए, तो आखिर क्या होगा? हमारा तो नुकसान हो जाएगा बेफालतू में। हो सकता है भीड़ बेकाबू होकर हमारे घर में घुस जाए, हमारे ऊपर हमला कर दे, या फिर हमारे घर में चोरी चकारी कर ले, हमको मार दे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। भीड़ है वो कुछ भी कर सकती है। और वैसे ही रात के 1 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है, अंधेरा बहुत है, होने को यहाँ कुछ भी हो सकता था। सो उस टाइम पर मिसिस फवेल ने हैना को कहा कि हैना, ये जो तुम जिस खिड़की के ऊपर खड़ी होकर इसको देख रही हो, इसके ऊपर एक बहुत बड़े बड़े ये पर्दे मैंने लगाए हुए हैं। एक काम करो, मैं तुमको ये पर्दे उतार कर देती हूँ, साथ में वो रोड भी देती हूँ उतार कर जिसके ऊपर ये पर्दे टंगे हुए हैं। सो तुरंत मिसिस फवेल एक कुर्सी के ऊपर चढ़कर उसने वो पर्दे उतारे, उसके साथ वो रोड भी उतारी और रोड के साथ वो पर्दे हैंडल किए हैना को, और कहा कि जिस खिड़की के ऊपर ये सारी भीड़ जो है वो लड़ रही है, उस खिड़की के आगे जाकर इन पर्दों को लगा दो ताकि बाहर से उनको अंदर का व्यू दिखे ही ना और ये लोग परेशान होकर वापस अपने घर चले जाएं। बट हैना उस टाइम पर जाने से बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। ऑब्वियसली आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था, घना अंधेरा नीचे है, ऊपर से भीड़ इतनी भारी है। अगर किसी ने देख लिया कि हैना को वो चुपके से आगे पर्दे लगाकर जा रही है, उनका व्यू ब्लॉक कर रही है, ऑब्वियसली हैना को भी कोई लोग टॉर्चर कर सकते थे, उसके ऊपर भी हमला कर सकते थे। बट हैना ने पलटकर मिसिस फवेल की सिस्टर को कहा कि एक काम करो, तुम जाओ नीचे जाकर लगा कर आओ। बट उसने तो हाथ खड़े कर दिया, मैं नहीं जा रही, नीचे अंधेरा बहुत है और वो ऊपर से वो हॉन्टेड बेसमेंट, मैं तो नहीं जाने वाली, तुम जाओ। तब हैना ने हिम्मत करके खुद सोच कर देखी, उसने अभी अभी अपने बेटे को खोया था, उसके बेटे के दुख से वो बाहर निकलने के लिए चर्च जाना शुरू की थी। और उस चर्च के अंदर उनको ऐसे यार दोस्त बने कि उन यार दोस्तों ने उसको ऐसी सिचुएशन के अंदर फंसा दिया रात के टाइम पर। बट हैना ने हिम्मत करी, हैना ने कहा एक काम करते हैं, पर्दे मैं लगा दूंगी लेकिन तुम सब मेरे साथ चलो और वहाँ खड़े रहना बस मेरी सुरक्षा के लिए, ताकि मुझे अकेला फील ना हो। सो हैना ने वो रॉड और पर्दे वापस लिए और नीचे की तरफ गई। पीछे पीछे उसके सभी लोग मौजूद थे और ये सभी लोग उस बेसमेंट के गेट के आगे खड़े हैं, जो दरवाज़ा अभी खुला हुआ है। नीचे बेसमेंट की सीढ़ियाँ दिख रही हैं और बाहर मेन दरवाजे के साइड में जो खिड़की थी, वहाँ खिड़की पर पहुंचकर हैना पर्दे लगाने की कोशिश कर रही है। तब हैना ने चुपके से वो पर्दे की रोड उस खिड़की के आगे ठोकी और सारे पर्दे फैलाकर वो वापस अपने ग्रुप के पास आने वाली थी। बट उसको बीच में वो बेसमेंट के अंदर जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई दी। आई डोंट नो वाई, या फिर आज तक किसी को भी नहीं पता कि आखिर क्यों हैना उस सीढ़ी को देखकर बजाय उसको अवॉइड करने के, वो सीधा अपने ग्रुप के पास जाने की बजाय उस सीढ़ी के अंदर उतरते हुए नीचे बेसमेंट की तरफ गई, ये देखने के लिए कि क्या नीचे तो कोई खिड़की नहीं है जहां से लोग अभी भी इस बेसमेंट को देख सकते हों। हैना ने इस बेसमेंट की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तकरीबन 12 से 13 सीढ़ियां ही उतरी होंगी और उसने नीचे झुककर देखना शुरू किया कि आखिर को नीचे कुछ है तो नहीं। लेकिन अभी सिर्फ 7-8 सेकंड ही बीते होंगे, ऊपर वाले लोग बोल रहे हैं कि हैना प्लीज़ वापस सेफ्टी में ऊपर आ जाओ, नीचे मत जाओ, नीचे जाने की कोशिश भी मत करो। हैना भी बोल रहे हैं कि हाँ हाँ बस आ रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और तभी 5-6 सेकंड्स बाद बहुत तगड़ी एक चीख इस बेसमेंट से बाहर निकल कर आई और ये चीख किसी और की नहीं बल्कि हैना की ही थी। जी हाँ, इस चीख के बाद लिटरली एक साइलेंस पूरे घर के अंदर, इस पूरी बिल्डिंग के अंदर फैल चुका था। बाहर से तेज तेज आवाज आ रही थी, लेकिन यहाँ खड़ा व्यक्ति कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। सिर्फ हैना जिसने अभी चिल्लाया था और उसकी चिल्लाहट भी खत्म हो चुकी थी। और तभी हैना के पति जो कि ऊपर खड़े थे इन सीढ़ियों में, उन्होंने नोटिस किया कि हैना नीचे कोलैप्स कर चुकी है। उन्हीं सीढ़ियों से गिरते हुए वो नीचे लिटरली बेसमेंट के फ्लोर पर जा चुकी है। तब और ज़्यादा वेट ना करते हुए हैना के हस्बैंड ने पूरे अपने दोस्तों को साइड में हटाया और वो खुद नीचे सीढ़ियों से बेसमेंट के अंदर की ओर भागा। उसने देखा कि बीच में ही, मतलब कि जहाँ सीढ़ियाँ वो खत्म हो रही थी, उसकी पत्नी वहीं सीढ़ियों के पास ही पड़ी हुई है। उसने आसपास देखा, वहाँ कोई भी कुछ भी नहीं दिखा उसको, लिटरली पूरा साइलेंस। उसने तुरंत अपनी बीवी को अपनी गोदे में उठाया और वापस भागकर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर ग्रुप के पास लेकर आया। नीचे उसको उसी फ्लोर के ऊपर लेटाया और जगाने लगा कि हैना क्या तुम ठीक हो, हैना क्या तुम ठीक हो। बट हैना की सांसें तो चल रही थी, लेकिन वो अभी पूरे तरीके से बेहोश थी। तभी हैरियट ने भी हैना को हिलाना शुरू कर दिया ताकि वो जग जाए, उसकी बेहोशी खत्म हो जाए। बट हैना उठने का नाम नहीं ले रही थी। सो हैरियट तुरंत भागकर अंदर की तरफ गई। उसने जल्दी जल्दी एक
जो नैपकिन होता है, जो रुमाल सा, उसने ढूंढना शुरू किया। रुमाल ढूंढकर उसने पानी से उसको भिगोया, उसको निचोड़कर तुरंत भागकर लेकर आई। उसकी एक पट्टी सी बनाकर उसने तुरंत हैना के माथे के ऊपर रखा, इस उम्मीद में कि इस ठंडे पानी की जो झंझनाहट होती है उससे हैना की बेहोशी टूट जाए और हैना वापस जग जाए। बट जिस टाइम पर, अब आप बस इमेजिन करके देखिएगा, एक साइड हैना का पति वो बैठा हुआ है और वो हैना को जगाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी साइड हैरियट बैठी हुई है, बीच में हैना नीचे लेटी हुई है, और हैरियट ने हैना के सिर के ऊपर वो रुमाल रखा हुआ है गीला, और जस्ट हैना के पति के पीछे वो सीढ़ी है जो बेसमेंट में नीचे की तरफ जा रही है। अब जिस टाइम पर हैरियट वो रुमाल रखकर हैना को जगाने की कोशिश कर रही थी, उसी मोमेंट पर हैरियट का ध्यान उन्हीं सीढ़ियों की तरफ गया और उसने बहुत जोर से चिल्लाया, और चिल्लाकर खुद हैरियट भी नीचे गिर चुकी थी। असल में तकरीबन 3 हफ्तों पहले इस बिल्डिंग के अंदर रहने वाली हैरियट और साथ में फवेल फैमिली, इन सभी लोगों ने रात के टाइम पर नोटिस किया कि जैसे वो सोने के लिए जाते हैं उसी टाइम पर इस बिल्डिंग में अजीब सी आवाज़ें आती हैं, और जब उन्होंने उन आवाज़ों को ट्रेस करना शुरू किया तो वो तुरंत बेसमेंट की तरफ आए और उन्होंने नोटिस किया कि ये सारी आवाज़ें असल में बेसमेंट से आ रही हैं। पहले मोमेंट पर इनको लगा कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, ये कच्ची हो चुकी है, इसलिए वाइब्रेट कर रही होगी, गिरने वाली होगी। बट ये रातें बीतने के साथ साथ 1 हफ्ता ही बीता था कि ये आवाज़ें इतनी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे लोग सोने के लिए जाते हैं उसी टाइम पर कोई चीज़ है जो बेसमेंट के अंदर आती है और तोड़ा फोड़ी करती है। पूरी बिल्डिंग वाइब्रेट कर रही थी, और ये बातें इन लोगों ने चर्च वाले लोगों के साथ भी डिस्कस करी, जहाँ पर ये हैना और उसका पति भी जाया करता था वहाँ पर। धीरे धीरे और टाइम बीता, पूरे शहर के अंदर ये बात फैल चुकी थी कि इस बेसमेंट से आवाज़ें आती हैं और वहाँ नहीं जाना। सो 13 फरवरी यानी कि एक दिन पहले जब ये सभी लोग इस बेसमेंट के अंदर गए थे और उन्होंने खुदाई वगैरह करी थी लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिला, उससे जस्ट एक दिन पहले हैरियट उसने चर्च के अंदर आकर सभी लोगों को बताया कि मैंने इस बेसमेंट के अंदर एक अजीब सी चीज़ देखी है, एक अजीब सी फिगर जिसने पूरे वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसका मुंह ऐसे नीचे की तरफ था, उसके बाल सारे आगे की तरफ थे, बाल पूरे सफ़ेद, और वो नीचे इस बेसमेंट के अंदर घूम रही थी। अब जैसे ये बात उसने चर्च वाले लोगों के साथ जाकर डिस्कस करी तो ऑब्वियसली सभी के मन में क्यूरियोसिटी हो गई कि आखिर वो क्या बीमारी है जो नीचे इनके बेसमेंट में घूम रही है। जिस दिन हैरियट ने वो घोस्ट फिगर इस बेसमेंट के अंदर देखी थी और बाद में जाकर उसने चर्च के अंदर बताया था, उसी रात यानी कि 13 फरवरी की रात जब हैरियट अपने बिस्तर में सोने के लिए गई तो उसको एक बहुत ही अजीब सा सपना आया। उस सपने में उसको वही घोस्ट फिगर जो कि उसने बेसमेंट में देखी थी, वही घोस्ट फिगर उसके सपने में आई और उसने अपनी पूरी स्टोरी बतानी शुरू करी। असल में हैरियट के सपने के अकॉर्डिंग वो घोस्ट फिगर कुछ और नहीं बल्कि एक महिला थी जिसका हाल ही में मर्डर किया गया था, और ना सिर्फ मर्डर किया गया था बल्कि उसका मर्डर करने के बाद उसका गोल्ड भी उससे सारा छीन लिया गया था, और वो छीन कर गोल्ड चोर सीधा यहाँ तक लेकर आया इस बेसमेंट में, और उसने खुदाई करके इस बेसमेंट का फर्श उखाड़ कर उसके नीचे उसने वो गोल्ड दफनाया सारा और वापस ऊपर टाइल लगा दी, वो जो उस टाइम पर फर्श लगा करते थे वो फर्श लगा दिया। ये सारी बातें उस घोस्ट ने सपने के अंदर हैरियट को बताई। सो अगले दिन जैसे ही हैरियट उठी उसको सारा वो ड्रीम याद था, उसने नहा धोकर सीधा अपनी पूजा अर्चना करने के लिए वो चर्च में गई, और चर्च में बातें छिड़ पड़ी अगेन उसी घोस्ट की, और ये सारा ग्रुप बैठा ही हुआ था वहाँ पर, हैना और उसके पति भी इंक्लूडेड थे। वो सारी बातें अंदर उनके छिड़ पड़ी और तकरीबन 2 घंटे इस बात के ऊपर चर्चा चली कि आखिर उस बेसमेंट के अंदर क्या सच में कोई गोल्ड है, क्या सच में कोई खजाना दबा हुआ है। अब रिमेंबर, इस एरिया के अंदर जितने भी लोग रहा करते थे वो सारे लेबर क्लास के, उनके लिए थोड़ा सा भी गोल्ड मिल जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। सो इन लोगों ने तकरीबन 2 घंटे तक डिस्कशन करने के बाद फाइनली डिसाइड किया कि वो लोग खुद अपना औजार लेकर उस बेसमेंट की तरफ जाएंगे जिसके अंदर हैना और उसका पति भी इंक्लूड थे, और जाकर देखेंगे कि आखिर एक्चुअल में क्या बीमारी है। ये सब लोग जब बातें कर रहे थे तो आसपास मौजूद और भी चर्च में लोग थे, उन लोगों ने भी बातें सुन ली। सो सारे सिरे के नल्ले, कोई काम धाम नहीं, अपनी जॉब छोड़कर इन लोगों ने सोचा कि बस इन्हीं को देखना है कि क्या इनको कोई घोस्ट दिखता है या नहीं, या फिर कोई खजाना मिलता है या नहीं। सो हैना और उसका पति, साथ में हैरियट और साथ में पूरा फवाल फैमिली, ये सारे लोग मिलकर उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगे चर्च से, जबकि पीछे पीछे चर्च में और जितने लोग थे वो सारे इनको फॉलो करने लगे दूसरा ग्रुप बनाकर, और रात होते होते वहाँ पूरी भीड़ लग चुकी थी। वही अगेन खुदाई हुई, नीचे कुछ नहीं मिला, और ये दोनों हैरियट और हैना पास्ड आउट हो चुके थे, दोनों बेहोशी की हालत में उस बेसमेंट के आगे फर्श के ऊपर पड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद हैना और हैरियट दोनों को होश भी आ चुका था, और इस होश आने के बाद इन दोनों ने जो स्टोरी बताई वो सच में बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी। जी हाँ, हैना ने बताया कि जिस टाइम पर वो अपने आप
इस सीढ़ियों को उतरते हुए नीचे बेसमेंट की तरफ जा रही थी, तभी उसे बेसमेंट में जहाँ पर तुम लोग पहले खुदाई कर रहे थे, वो दोनों आदमी खुदाई कर रहे थे, उसी गड्ढे के जस्ट बराबर में एक वाइट फिगर खड़ी हुई दिखाई दी, एक गोस्ट खड़ी हुई दिखाई दी। और वो गोस्ट अगेन उसी गड्ढे की तरफ इशारा कर रही थी। इतना ही नहीं, जैसे ही हैना ने उस गोस्ट को देखा वो प्रॉपरली साइलेंट हो चुकी थी, उसके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकली। और इन बिटवीन वो इससे पहले कुछ कर पाती कि तभी वो गॉस सामने से बहुत तेजी से हैना की तरफ भागती हुई आई और उसके लिटरली बॉडी को क्रॉस करके दीवार के अंदर गायब हो चुकी थी। और जैसे ही वो गॉसली फिगर हैना की बॉडी को क्रॉस हुई, इतनी ही देर में हैना नीचे कोलैप्स कर चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ हैरियट, उसकी स्टोरी तो और ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी। उसने बताया कि जब हैना नीचे गिर चुकी थी, उसके ऊपर उसने वो गीला रुमाल ला कर रखा उसके सिर के ऊपर, और जब वो उसको सहला रही थी, उठाने की कोशिश कर रही थी, तब उसका ध्यान नीचे मौजूद बेसमेंट की तरफ जो सीढ़ियाँ जा रही थी उसकी तरफ गया। और उसने नोटिस किया कि एक गॉस्टली फिगर जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक वाइट कलर का गाउन डाला हुआ है, बाल उसके आगे हैं, और वो बहुत तेज़ी से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ रही है। हैरियट उस टाइम पर लिटरली फ्रीज हो चुकी थी, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। और उतने में ही वो गॉस्टली फिगर ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ी पहली स्टेप के ऊपर आकर खड़ी हुई और वो लिटरली हैरियट की तरफ देख रही है। उसने देखते देखते अपना बहुत बड़ा मुंह खोला और इतनी देर में जो वाइट गाउन उसने पहना हुआ था, वो वाइट गाउन अपने आप खुला और नीचे गिर चुका था। उस गॉस्टली फिगर का वाइट गाउन अपने आप खुला, नीचे गिर चुका था। और तभी उसके शरीर के ऊपर जो भी निशान थे, बहुत सारे कट्स एंड ब्रूजेस, हर जगह चोट लगने के निशान, कहीं से खून निकल रहा है, और वो भी वाइट कलर का। और वो सारा कुछ अब ये हैरियट देख पा रही थी। और ये देखते ही हैरियट ने भी बहुत ज़ोर से चिल्लाया और वो भी बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। जैसे ये दोनों स्टोरीज हैरियट और हैना ने बताई, तभी पुलिस वालों को मौके पर बुलाया गया। उस टाइम पर कोई भी चाँव चाँव वाला ऑप्शन नहीं था। सो पुलिस वाले साइलेंटली यहाँ पर पहुँचे और रात के तकरीबन 3-3:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। पुलिस वालों ने आकर सबसे पहले तो जितनी भी बाहर भीड़ लगी हुई थी, इनको खदेड़ा, यहाँ से बाहर निकाला। फ्री में मज़े ले रहे थे, ऐसा थोड़ी होता है, अगलों की जान पर बनी हुई है। पुलिस वालों ने हैना और हैरियट दोनों की स्टोरी सुनी, लेकिन उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा थोड़ी होता है, हो सकता है इनके कुछ बीमारी उनके शरीर में और उसी वजह से इनके साथ ये सब कुछ हुआ हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, भूत वूत कुछ नहीं होते, घर जाकर आराम से सो जाओ। सो पुलिस वालों ने खुद हैना और उसके पति को अपने साथ, और वही तुड़ुक तुड़ुक करते हुए हैना के घर पर पहुंचे। हैना और उसके पति को ड्रॉप किया। हैना अपने घर पर जाकर आराम से सो चुकी थी, लेकिन सिर्फ 12 घंटों बाद शाम के तकरीबन 4 बजे के आसपास, यानी कि 15 फरवरी 1855 शाम के तकरीबन 4 बजे के आसपास हैना अपने बेड पर लेटे लेटे ही मौत के मुंह में समा चुकी थी। हैना की डेथ हो गई। उसका पति तुरंत उसे लेकर पास ही के एक हॉस्पिटल में भागा, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर हैना के साथ हुआ क्या है, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर कोई भी चोट के निशान नहीं, कहीं उसने कोई जहर वगैरह नहीं खाया। सिर्फ माइंड से वो परेशान थी, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। यही बात एंड में मानी गई कि हैना वॉज स्केयर्ड टू डेथ। वो इतनी ज़्यादा डर गई कि उसकी मौत हो गई। जब हैरियट और फवेल फैमिली को पता चला कि हैना की मौत हो चुकी है, उनको विश्वास नहीं हुआ। हैरियट, जिसने इस इंसिडेंट को पूरे तरीके से सर्वाइव किया, जिसके बाद उसने वो अपार्टमेंट खाली कर दिया, वहाँ से वो निकल चुकी थी। इसके अलावा फवाल फैमिली के साथ साथ और भी बहुत सारे परिवार जो आसपास की बिल्डिंग्स में रह रहे थे, उन लोगों ने भी इन बिल्डिंग्स को खाली कर दिया, यहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि जान सबको प्यारी है। कोई भी ऐसे माहौल के अंदर नहीं रह सकता। बट आफ्टर ऑल आज तक भी ये बात पता नहीं चल पाई कि आखिर हैना के साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं थी। वो परफेक्ट थी बिल्कुल। कोई भी ऐसी कोई पुरानी बीमारी हो जिससे पता लग सके कि हाँ उसको दिल का दौरा पड़ा हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जस्ट सोते सोते ही मर चुकी थी। सो आज तक के पूरे इतिहास का, रिकॉर्डेड इतिहास का, ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें पता ना चल पाया हो कि आखिर विक्टिम की मौत कैसे हुई। सिर्फ यही माना गया हो कि वो इतना ज़्यादा डर गई कि उसकी मौत हो चुकी थी। हैना के साथ क्या हुआ ये पता नहीं चल पाया। बट आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कोई इंसिडेंट देखा है अपने आसपास, या फिर आपके जहां आप रहते हो वहां आसपास ऐसी कोई हॉरर बिल्डिंग है, तो उसके बारे में भी नीचे ज़रूर जिक्र करें। या फिर आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर मुझे उसकी स्टोरी बता सकते हैं, क्या पता मैं उसको कवर कर लूँ। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ आकर फॉलो कर लें। वहीं पर मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज़ अपलोड करता हूँ। साथ ही मेरी लाइफ से जुड़े अपडेट्स भी वहीं पर आपको मिलेंगे।
तो आप उस ब्रॉडकास्ट चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट शगुन श्रीवास्तवा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।